नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर करण गुलेरिया अब राजीव गुलेरिया धनंजय और महेंद्र को बताते हैं कि वो जानते हैं कि आयशा ने कौन सी मजबूरी के चलते हंसराज से शादी की थी। अब वो कहते हैं कि जब हम डिज्नी आइलैंड पर गए थे तब आयशा ने मुझे इसके बारे में बताया था। अब उसी में वो बताते हैं कि किस तरह से आयशा उसे बता रही थी। आयशा जब भागने की कोशिश कर रही थी तो तब वहाँ पर धर्मराज मारवा आ जाते हैं और वो अब उसे सीधे सीधे चेतावनी देते हैं कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है और अगर तुमने आज मेरे बेटे हंसराज से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ का जो ऑपरेशन चल रहा है लाइफ केयर हॉस्पिटल में तो मैं उसे रुकवा दूंगा। और वैसे भी तुम्हें पूरी पेमेंट तो की ही नहीं है। तुम्हारी माँ को बचाने की यही कंडीशन है कि तुम अभी मेरे बेटे हंसराज से शादी करोगी और इसके बदले में तुम्हारी माँ का फ्री में इलाज होगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्योंकि ऑपरेशन अभी अधूरा चला हुआ है तो तुम्हारी माँ ऑपरेशन में अधूरी ही मर जाएगी। इसलिए एक काम करते हैं, देखो आयशा, मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रखता हूँ। या तो तुम इस बच्चे को मारवा हाउस में जन्म दो जिससे ये बच्चा फिर हंसराज का कहलाया जाएगा और एक रिस्पेक्ट के साथ अपनी अच्छी खासी जिंदगी जियो, क्योंकि उससे तुम्हें मारवा परिवार का सरनेम, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलेगी तो तुम अपनी जिंदगी अच्छे रिस्पेक्ट के साथ जी सकती हो। और दूसरे ऑप्शन में तुम्हारी क्या जिंदगी हो सकती है इसका अंदाजा तो अब तुम ही लगा सकती हो, क्योंकि अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो तुम्हारी माँ तो मरेगी ही मरेगी, साथ के साथ तुम्हारे पेट में जो धनंजय का बच्चा है उसका क्या होगा, क्योंकि देखो मैं धनंजय की शादी तो उसके बाद फिर तुमसे नहीं होने दूंगा। तो धनंजय की शादी तो तुम दोनों के साथ किसी भी शर्त पर पूरी नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हारी माँ की आज जो भी कुछ हालत है, उस जो भी बीमार है या उसका ऑपरेशन है, उसकी सारी जिम्मेदार सिर्फ तुम ही रहोगी, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अगर तुम्हारी माँ को कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी होगी। तुम्हें तो पता ही है ना कि ऑपरेशन के वक्त कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़ी सी अनहोनी की तरफ इशारा कर सकती है। इसलिए आयशा, तुम खुद समझदार हो, तुम अब खुद फैसला कर सकती हो, ये सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यहाँ पर अब धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही अब आयशा एकदम से हैरान हो जाती है। हालांकि आयशा को पता था कि ये बिल्कुल ठीक भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपनी माँ के कारण मजबूर थी इसलिए अब आयशा कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों मेरी माँ के ऑपरेशन के साथ आपके हॉस्पिटल के साथ साथ पेरिस के बेस्ट डॉक्टर भी आए हैं। आप अपनी रेपुटेशन को अपने हाथों से खराब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये सब किया तो इसमें आपके हॉस्पिटल का नाम भी खराब होगा। अब ये सुनते ही अब धर्मराज मारवा अपने फ़ोन से अब एक नंबर का डायल कर देते हैं और वह अब उसे स्पीकर पर कर देते हैं ताकि आयशा भी उसे आराम से सुन सके, क्योंकि अब वो आयशा को सब कुछ करके दिखाना चाहते थे। जैसे ही अब यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट ने हेलो कहा तो अब यहाँ से धर्मराज मारवा ने कहा, अमृता राय कुला का ऑपरेशन रोक दो। देखिए अभी उनका ऑपरेशन होना है लेकिन अभी उसे रोको। ये सुनते ही अब वो रिसेप्शनिस्ट कहती हैं, ये आप क्या कह रही हैं सर, क्योंकि अब यहाँ पर तो सारी की सारी तैयारियां पूरी हैं। इस बात पर अब धर्मराज मारवा कहते हैं, देखो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करो, और हाँ रीजन ये देना कि उनकी पेमेंट नहीं हुई है इसलिए ऑपरेशन को अभी के अभी रोको। इधर धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही अब वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, लेकिन सर उनकी पेमेंट तो फुल हो गई है ना, तो अब हम भला पेमेंट के नाम पर उनके ऑपरेशन को कैसे रोक सकते हैं।
रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनते ही अब धर्मराज मारवा हैरानी से आयशा की तरफ देखने लगते हैं। तो यहाँ पर अब आयशा मारवा के चेहरे पर एक स्माइल थी। तो वहीं अब धर्मराज मारवा अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट करते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? भला तुमने पूरी पेमेंट ऑपरेशन से पहले कैसे पूरी कर दी? तुमने इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कैसे किया है? उन्होंने यहाँ पर धर्मराज मारवा ने आयशा ये कहा ही था कि तभी अब उनके कान में एक आवाज आती है कि स्वागत नहीं करोगे धर्मराज, अपने घर की नई बहू यानी बेस्ट कार रेसर है, इसलिए ये एक रेस में ही इतना कमा लिया है इसने कि वो अपनी माँ की पूरी पेमेंट उसने कर दी है। क्योंकि जिस लड़की से तुम अपने बेटे की शादी करना चाहते हो वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बल्कि वो एक बेस्ट कार रेसर है और उसने अभी एक कार रेस जीती है और उस जीती हुई रकम से उसने अपनी माँ की पूरी पेमेंट भी कर दी। क्या बात है। जैसे ही अभी यहाँ पर धर्मराज मारवा ने उस आवाज को सुना तो वो उस आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहां पर अब कोई नहीं बल्कि यशवंत मल्होत्रा खड़े हुए थे। यशवंत मल्होत्रा को वहां खड़ा देखकर अब धर्मराज मारवा कहते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये और वो भी एक कार रेसर। अब यहाँ पर धर्मराज मारवा की इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, हाँ ये एक बेस्ट रेसर है और तुम्हें शायद पता ना हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो जो बेस्ट डायमंड किंग यानी कि मिस्टर यशपाल अग्रवाल ने तुम्हारी इस होने वाली बहू के साथ 5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया है और वहीं से ही इसने ये सारे के सारे पैसे अरेंज किए हैं। अब ये सुनते ही अब धर्मराज मारवा कहते हैं, अच्छा एक कार रेसर, वाह क्या बात है। वैसे मुझे नहीं पता था कि इतनी सीधी सादी दिखने वाली लड़की के अंदर इतना सारा टैलेंट भी है। ये सब चीजें तो मैंने इसकी कभी देखी ही नहीं थी। अब यहाँ पर धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, हाँ मैंने सोचा अगर तुम्हें ये सब ना पता हो तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। वैसे मुझे पता चला है ये शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं तो इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा ने ये सब कहा ही था कि तभी आयशा अब यशवंत को हैरानी से देखने लगती है, क्योंकि अब तक तो आयशा को यहाँ पर धर्मराज मारवा से ही डील करनी थी, लेकिन अब यशवंत मल्होत्रा भी उसका साथ देने के लिए यहाँ पर पहुँच गए थे। अब आयशा बेचारी यहाँ पर अकेली पड़ गई थी, इसलिए वो हैरानी से कभी धर्मराज मारवा को देख रही थी तो कभी यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा को। और अब ये कहते हुए ये दोनों हंसने लगते हैं। अब यहाँ पर यशवंत अब धर्मराज की तरफ देखता है और कहता है, देखो अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो मेरे पास एक आइडिया है। अब यहाँ पर यशवंत ने ये कहा ही था कि अब धर्मराज कहते हैं, हाँ बोलो यशवंत। वैसे भी हमारे दोनों की दोस्ती अब रिश्तेदारी में भी तो बदलने वाली है ना। वो क्या है ना कि तुम्हारी स्वाति मेरे धनंजय के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट मैच है। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब धर्मराज मल्होत्रा कहते हैं, हाँ तभी तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ये कहते हुए ही अब वो आयशा की तरफ देखता है और कहता है, हे लड़की, या तो तुम ये शादी कर लो या फिर तुम्हारे पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो तुम्हारा ये होने वाला बच्चा इस दुनिया से जाएगा। वो इस दुनिया में आने से पहले ही तुम्हारे पेट में ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा एकदम से हैरान हो जाती है और वो अपनी पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। आयशा ने ये कहा ही था कि तभी यशवंत मल्होत्रा ने अब अपनी पॉकेट से एक छोटी सी बोतल को निकाला और उसे निकाल कर अब उसे अपने हाथ में लेकर अब वो अपने कदमों को आयशा की तरफ बढ़ा देते हैं। या जैसे जैसे यशवंत मल्होत्रा आयशा की तरफ बढ़ते जा रहे थे तो अब आयशा और भी डर के मारे पीछे हटती जा रही थी। अब यहाँ यशवंत को इस तरह से बढ़ता हुआ देखकर अब आयशा कहती है, देखिए आप मेरे पास बिल्कुल मत आइए, मैं आपको आखिरी बार बोल रही हूँ, आप सुनते क्यों नहीं हैं। इधर आयशा ये कही ही जा रही थी और अब आयशा की ये बात सुनते ही अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं,
देखो, तुम्हारे पास सिर्फ अब एक ही ऑप्शन है, तुम इस शादी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तो तुम्हें ये शादी हर हाल में करनी ही होगी। क्योंकि ये बात तो यशवंत भी जानता था। यशवंत को भी अपनी बेटी स्वाति की शादी धनंजय के साथ फिक्स करनी थी, धनंजय से करनी थी। और इसलिए इसलिए अब वो भी ये चाहता था कि आयशा उसके रास्ते से हट जाए, ताकि स्वाति और धनंजय दोनों की शादी आसानी से हो जाए। इसलिए वो आयशा को सीधे सीधे मजबूर कर रहा था, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर आयशा हंसराज से शादी कर लेगी तो फिर स्वाति का रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसलिए वो इसे यहाँ पर शादी के मनाने के लिए कहता है, और साथ के साथ वो उसे वार्निंग भी देता है। देखो, अगर तुमने शादी नहीं की तो फिर तुम्हारे इस बच्चे के साथ जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। यहाँ आयशा ये सुनते ही अपने कदमों को और भी पीछे की तरफ बढ़ाने लगती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ यशवंत मल्होत्रा अब उसके पास और भी पास जाने लगते हैं। यहाँ पर यशवंत के पैर रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन आयशा पीछे हटते हटते अब एक बिल्कुल ही दीवार से टकरा जाती है। तो वहीं वो दीवार से टकराकर वहीं खड़ी होती है। तो वहीं अब यशवंत मल्होत्रा अब उस बोतल को आयशा के मुंह के पास लेकर जा रहे थे। इससे पहले कि यशवंत मल्होत्रा आयशा को उस दवाई को पिला देते कि तभी उसे एक जोर की लात उनके पीठ पर आकर पड़ती है। जैसे ही यहाँ पर यशवंत को पीछे से लात पड़ी तो उसके हाथ से वो बोतल छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाती है, और साथ के साथ वो खुद भी नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। यहाँ जैसे ही यशवंत को ये लात पड़ी तो वहां पर धर्मराज मारवा ये जब ये देखा तो वो उस शख्स की बॉडी स्ट्रक्चर से पता लग रहा था कि वो एक लड़की है। इसलिए उस लड़की की तरफ देखकर अब वो कहते हैं, ए लड़की कौन हो तुम? उस लड़की की यहाँ पर सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने अपने पूरे के पूरे चेहरे को कवर किया हुआ था। उस लड़की को देखकर वो कहते हैं, तुम्हें जरूर देवराज ने यहाँ पर भेजा है ना? उस देवराज गुलेरिया ने, मुझे पूरा पता है। अब ये सुनते ही अब वो फाइटर एक जोर का पंच अब यहाँ पर फिर से यशवंत मल्होत्रा को मारती है। तो वहीं एक पंच अब वो यहाँ पर धर्मराज मारवा को भी मारती है। इसके बाद अब दोनों को एक एक पंच लगाकर अब वो यहाँ पर जल्दी से आयशा का हाथ पकड़कर कहती है, चलो चलो यहाँ से। और इधर उस लड़की की ये बात सुनते ही आयशा भी अब उस फाइटर के साथ वहां से भाग जाती है। यहाँ ये कहने के बाद आयशा अब अपने ख्यालों से बाहर आकर अब करण से कहती है, मैंने तुम्हें बता दिया है करण। अब आयशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो आयशा, जो तुमने मुझे बताया है वो पूरा सच नहीं है। क्योंकि एक बात तुम ही सोचो, अगर तुम सच में उस दिन वहां से भाग गई थी तो फिर तुम वापस क्यों आई? और वापस आकर तुमने फिर से हंसराज मारवा से शादी क्यों की? और वो फाइटर कौन था? क्या सच में उसे पापा ने तुम्हारी हेल्प के लिए भेजा था, जैसे धर्मराज मारवा ने कहा कि तुझे उसे देवराज ने भेजा है? क्या सच में उसे मेरे पापा ने ही तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा था? करण गुलेरिया की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, क्या सब कुछ आज ही जान लोगे क्या आप? बाकी फिर कभी जान लेना। आयशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं आयशा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं तो बस अभी यहाँ पे करण ने इतना कहा ही था कि तभी अब आयशा मारवा कहती है, देखो मिस्टर करण, अगर उसके बाद का सच अब आपको जानना है तो ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी मेरे पापा को ढूंढने में, क्योंकि मैं जानती हूँ इतने सालों से मैं अपने पापा को ढूंढ नहीं पा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे रिसोर्सेज के बारे में तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए तुम मेरे पापा को ढूंढने में मेरी मदद करो। इधर आयशा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना आयशा कि फिर जो शराबी जो तुम्हारा बाप दुनिया के सामने था वो शराबी तुम्हारा बाप नहीं था। मैंने ठीक कहा ना आयशा? करण की ये बात सुनते ही आयशा कहती है, मिस्टर करण, अगर वो मेरा पिता होता तो इंडिया के ही टॉप मोस्ट बिजनेसमैन मुझे अपनी बहू क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि ये तो अब तुम भी सोच सकते हो, क्योंकि कोई भी टॉप बिजनेसमैन एक शराबी की बेटी से तो अपने बेटों की शादी नहीं कराना चाहेगा ना। तो ये बात तो सीधी सीधी स्पष्ट है कि वो शराबी मेरा पिता नहीं था। अब आयशा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं,
ठीक है आयशा, डील डील होने में डील पक्की। और हाँ, ये डील ख़त्म होने में तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा और इसके बाद तुम मुझे आगे का सच बताओगी, ये याद रखना आयशा। और करण की ये बात सुनते ही आयशा कहती है ठीक है मिस्टर करण। और ये सुनते ही करण गुलेरिया अब यहाँ पर कहते हैं तुम्हें जो मुझे बताया है अब तुम्हें ये बात धनंजय को भी बतानी होगी और मैं तुम्हें इसके लिए 10 दिन का टाइम देता हूँ। इससे पहले कि मैं उसे बता दूँ अच्छा होगा कि तुम अपने आप ही अपने मुंह से धनंजय को सब कुछ बता दो और तुम दोनों के बीच में जो दूरियां हैं इन्हें ख़त्म करो। करण की ये बात सुनते ही आयशा कहती है ठीक है, लेकिन हाँ तुम अपने उस आदमी से कहो कि अभी वो मेरे घर में ना जाए, वो वहाँ से जिंदा वापस आएगा या नहीं इसकी गारंटी फिर मेरी नहीं है, क्योंकि देखो अगर वो वहाँ से नहीं आया तो उसके साथ फिर वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आयशा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया अब हैरानी से कहते हैं ऐसा ऐसा क्यों बोल रही हो आयशा, तुम्हारे उस घर में कोई शेर है क्या जो मेरे उस आदमी को मारकर खा जाएगा। करण की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है नहीं मिस्टर करण, वहाँ पर शेर नहीं बल्कि एक शेरनी है और वो शेरनी वक्त आने पर ही बाहर आती है, इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ इससे पहले कि वो शेरनी वहाँ से बाहर आए तो तुम अपने उस आदमी को कहो कि वो अब वहाँ पर ना रहे। इसलिए ये कहते हुए ही आयशा मारवा दरवाजे को खोलकर बाहर जाने लगती है तो वहीं करण गुलेरिया आयशा को ही देखने लगते हैं। यहाँ करण गुलेरिया की बातें जब खत्म होती है तो अब यहाँ पर सभी के कानों में धनंजय पीरामल की आवाज आती है कि और जो कह रहे थे यशवंत मल्होत्रा को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बात पर अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया कहते हैं देखो धनंजय शांत हो जा, जो होना था वो तो हो चुका है, एक एक करके हमारे सामने जो सच आ रहे हैं हम उस पर क्या ही अब रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ये बातें तो बहुत पुरानी है और वैसे भी ये बातें बीत चुकी हैं। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया आगे कहते हैं तुम लोगों को याद है ना, याद है कि नहीं। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कौन सी बात राजीव, पहले ये तो बताओ। करण की इस बात पर अब राजीव कहता है यार आयशा को स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी थी ना। अब राजीव की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं ये तो बोलो मत यार, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि ये आयशा तो कभी कभी मुझे अपना जीजू बोलती थी और कभी कभी मुझे धनंजय कहती थी, सच में ये हम कैसे भूल सकते हैं। धनंजय की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं ये क्या बता रहे हो भाई आप, अच्छा हुआ कि आपकी शादी फिर तो उस आयशा से नहीं हुई, वरना आप खुद ही सोचो आपकी बीवी के साथ साले भी आपको एक ही में मिल जाती और वो भी मुफ्त में। जरा सोचो आप अपनी बीबी समझकर आयशा भाभी के साथ प्यार कर रहे होते और अचानक से उन्हें दौरे पड़ जाते, यानी उनकी वो स्प्लिट पर्सनैलिटी फिर से बाहर आ जाती और वो आपको जीजू बोलकर आपसे दूर भागती। आप तो सच में कंफ्यूज ही हो जाते कि आपके साथ कौन है, आपकी बीबी या आपकी साली। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल जो कि गुस्से में अब अपने भाई महेंद्र को ही देख रहे थे अब वो उसे गुस्से में कहते हैं देख महेंद्र, अगर तूने अभी अपना मुंह बंद नहीं रखा ना तो तेरे गाल में मेरे हाथ का थप्पड़ पड़ेगा और उसके बाद तू आगे बोलना ही भूल जाएगा। अब धनंजय की ये बात सुनते ही महेंद्र एकदम से अब अपने गाल पर हाथ लगा लेते हैं तो इधर अब करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया दोनों अब साथ में ही कहते हैं कि और मुफ्त पड़ेगा ये थप्पड़। और ये कहते हुए ही वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं तो यहाँ महेंद्र बेचारा समूह बनाकर बस तीनों के ही चेहरों को देखा जा रहा था। और यहाँ पर अब धनंजय पीरामल कुछ देर तक सोचने के बाद अब वो कहते हैं राजीव, क्या तुम्हें याद है उस रात जब तुमने हंसराज की हड्डियों को तोड़ा था और कुछ दिनों के बाद जब हंसराज को होश आता है तो वो आयशा को देखकर डर क्यों रहा था, तुम्हें क्या याद है ये सब कुछ। अब धनंजय की ये बात सुनते ही राजीव कहता है यार मैं तुम सबको बोल बोल कर थक गया हूँ कि मैंने हंसराज की हड्डियों को तोड़ा नहीं था।
यार करण, तूने भी तो देखा ना था ना, मैंने सच में उसकी हड्डियों को नहीं तोड़ा था, जिस तरह से तुम बार बार उसका इल्जाम मुझे लगा रहे हो। अब राजीव की इस बात पर करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ यार मैं खुद शौक हूँ, क्योंकि मेरे ही सामने तो तुमने उसे मारा था। आखिर हंसराज की वो हालत किसने की? क्योंकि जिस तरह से राजीव ने हंसराज को मारा था, उसने उसे इस तरह से नहीं मारा था कि उसकी हड्डियां टूट जाएं। लेकिन बाद में जो मैंने उसकी हालत देखी थी, उसे देखकर तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजीव के मारने से उसकी ऐसी हालत कैसे हो सकती है। यहाँ पर इसकी इस बात को सुनकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, मैं कुछ बोलूं? देखो, अगर मैं अब कुछ बोलूंगा तो तुम फिर कोई मुझे मारने के लिए बोलेगा, कोई मुझे कुछ बोलेगा। इसलिए मैं पहले ही अब परमिशन मांग रहा हूँ, अगर धनंजय भाई मुझे डांटे नहीं तो। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अगर कोई लॉजिक तुम्हारी बातों में होगा तो बोलना, अदरवाइज महेंद्र तुम तो चुप ही रहो। करण की ये बात सुनते ही महेंद्र पीरामल कहते हैं कि देखो, ये भी तो हो सकता है ना कि आयशा ने ही हंसराज मारवा की वो हालत की हो, क्योंकि देखो तुम कह रहे हो कि उसकी हालत राजीव ने ऐसी नहीं की थी, और जबकि उसकी हालत ऐसी थी कि उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि बाद में आयशा ने ही उसकी ऐसी हालत की हो। अब ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल, करण और राजीव ये तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, मानो वो एक दूसरे से कंफर्म करना चाहते हो कि क्या ऐसा हो सकता है। तभी अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस रात तो पूरी रात आयशा मेरे साथ कमरे में ही थी। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ये बात तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो धनंजय? अरे तुम्हें तो उस रात खुद भी होश नहीं था कि तुम कहाँ और क्या कर रहे हो। अब ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो आयशा ने किया होगा यार, क्योंकि उसे मेरे बाद होश आया था, मुझे उससे पहले होश आया था। अब उसकी ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, तो फिर ये कैसी पहेली है यार? ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, आयशा का ये जो मामला है ना, वो किसी प्याज से कम नहीं है यार। एक के ऊपर एक ऐसे परत पड़ी हुई है ना, जैसे हम प्याज को छीलते हैं, उसकी परत दर परत खुलती जाती है। इसी तरह से मुझे यह आयशा का मामला लग रहा है। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आयशा का जन्म किस हॉस्पिटल में हुआ था? क्या तुम ये सब जानते हो कोई? अब ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, उस जमाने में तो बहुत कम लोग ही हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने के लिए जाते थे यार। अब ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट तो बना ही होगा ना। ये सुनते ही अब राजीव कहता है कि हमें आयशा के घर जाना होगा। आई एम श्योर कि वहाँ पर हमें आयशा का बर्थ सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो शायद उसके जन्म से रिलेटेड कोई तो डॉक्यूमेंट मिलेगा, और अगर हमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिला ना, तो उसके ऊपर जरूर आयशा के रियल पिता का नाम भी होगा। अब ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है, बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम एक बच्चे की माँ ही डलवाती है ना, जैसे कि अनिका के बर्थ सर्टिफिकेट पर उस गौतम गुलेरिया का नाम है, और रोहित के बर्थ सर्टिफिकेट पर हंसराज मारवा का, और आलिशा के बर्थ सर्टिफिकेट पर तो बस बड़ी रानी का नाम है, क्योंकि उन्हें तो बड़ी रानी ने ही अडॉप्ट किया था। और आकाश के बर्थ सर्टिफिकेट पर अनुपम गुलेरिया का नाम है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बर्थ सर्टिफिकेट पर हमें कुछ भी मिलेगा, क्योंकि अब हमारे बच्चों का ही हाल देख लो। अब ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब हम इन टूटी हुई कड़ियों को कहाँ से जोड़ें। हम आगे कैसे आयशा के पिता के बारे में पता लगाएंगे। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, अगर करण गुलेरिया चाहे तो हम मिस्टर यशपाल अग्रवाल से इसके बारे में बात कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें उनसे कोई क्लू मिल जाए। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैंने उस डायमंड की जोड़ी के एक पीस को सालों पहले स्वाति के लिए ही लिया था। उसके बाद मेरी उनसे कोई भी बात नहीं हुई है, क्योंकि जब मैंने सालों पहले स्वाति के लिए उसे लिया था, तब ही मैंने
उनसे बात की थी। इनफैक्ट मुझे तो अब पता भी नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ पर हैं। ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है, एनीवे लेट्स चेक ऑन इंटरनेट अबाउट हिम। और हाँ करण, तुम मुझे लैब कब तक दे रहे हो? देखो करण, मुझे लैब की सख्त ज़रूरत है। तुमने मुझे कॉलेज में भी जाने से मना कर दिया, इसलिए प्लीज़ मेरी बात सुनो और मुझे जल्द से जल्द वो लैब प्रोवाइड करवाओ। इधर राजीव की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहता है, एक काम करो राजीव, मेरे साथ चलो। और ये सुनते ही अब सभी एक साथ कहते हैं, कहाँ जाना है? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, चलो तो सरप्राइज है। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनीका और आलिशा दोनों ही अभी अपने रूम को देखने के लिए आ गई थी। उस रूम को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये किसी क्वीन का रूम हो। यहाँ पर हर एक डेकोरेटिव आइटम एक यूनिक पीस है और इस रूम का कलर कॉम्बिनेशन इस रूम की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। या इस रूम को देखकर अब आलिशा कहती है, कुछ भी कहो अनिका, यहाँ सिद्धार्थ भैया ने तो इस रूम को बहुत ही अच्छा बनवाया हुआ है। मानना पड़ेगा उनकी चॉइस का। सच में हर एक कलर, हर एक चीज का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है ना। सच में मुझे तो ये देखते ही पसंद आ गया। आलिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं तो खुद हैरान हूँ आलिशा कि मेरे बचपन की फोटो यहाँ पर कैसे आई हैं। मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही। इस बात पर अब कभी आलिशा कहती है, कौन सी बड़ी बात है अनिका, ये वैसे रूम तो काफ़ी अच्छा है। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ वैसे मुझे ये सारी चीज़ें खुशी नहीं देती हैं क्योंकि इनमें मेरी बचपन की भी फ़ोटो हैं जिससे मेरी बहुत ही कड़वी यादें हैं। और वैसे भी आलिशा, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इस बात पर अब आलिशा कहती है, अच्छा तो तुम्हें क्या चीज़ खुशी देता है? वैसे पहले तो तुम्हें बहुत सोना पसंद था ना, तो अब कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? इस बात पर अब अनिका कहती है, तुम मुझे चिढ़ा रही हो आलिशा। ये कहते हुए ही अब अनिका यहाँ पर आलिशा कहती है, ओ नो, मुझे तो डिजाइनर से यहाँ पर ये कहते हुए अब आलिशा कहती है, नहीं अनिका, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रही हूँ, मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि अब तुम्हें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है जो तुम्हें खुशी दे। अभी यहाँ पे आलिशा ने ये कहा ही था कि तब अब अनिका कहती है, अरे आलिशा, देखो मैं तो भूल ही गई, मुझे तो डिजाइनर से मिलने के लिए भी तो जाना था। मेरे तो दिमाग से ही एकदम से ही निकल गया। और ये इधर अनिका की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है, क्या उससे मिलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम एक काम करो आलिशा, तब तक तुम ये रूम देखो, मैं बस अभी भागती हूँ क्योंकि अब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और ये कहते हुए ही अनिका अब दरवाजे से बाहर निकलकर एलिवेटर के पास आती है तो वो देखती है कि उसके चारों भाई यहाँ पर उदास खड़े हुए थे। उन चारों को ही ऐसे उदास देखकर अब अनिका उनके पास जाकर कहती है, क्या हुआ है, आप सभी ठीक तो है ना? इस तरह से आप सभी के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? अनिका की इस बात पर अब सिद्धार्थ गुलेरिया कहते हैं, हाँ अनिका, हम बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। वो क्या है ना कि तुम्हारी भाभियाँ हम सबसे इतनी नाराज हो गई हैं कि वो अब दरवाजा ही नहीं खोल रही हैं। सिद्धार्थ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती हैं, कोई नहीं, ट्राई करते रहो, कभी तो खोलेंगे ही ना, मैं जानती हूँ वो जरूर खोलेंगी। और ये कहते हुए ही अनिका हंसते हुए एलिवेटर की तरफ जाने लगती है और साथ ही साथ उसे यहाँ पर अपने भाइयों की इस हालत पर काफी तरस भी आ रहा था। हालांकि यहाँ पर अनिका जानती थी कि प्रीति के दिल में जो आग लगी हुई है वो आग अब यहाँ पर मुक्ता तक जाएगी। और जैसे ही ये जलन मुक्ता तक पहुँचेगी तो वहीं फिर श्रेया के दिल में जो आग लगी है वो अब श्वेता तक जाएगी। और एक बार मुक्ता और श्वेता तक ये बात पहुँच जाए तो फिर भूमिका, ओ गॉड, अब पता नहीं क्या होगा। क्योंकि अब तो सच में महेंद्र अंकल की बात सच हो जाएगी। यहाँ बनिका यही सोचकर नीचे हॉल में आ जाती है। तो जैसे अब वो हॉल में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। अनिका को यही लगता है कि शायद सभी अपने अपने रूम में चले गए होंगे। और ये सोचकर अनिका अब गुलेरिया हाउस से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर अब वो उस डिजाइनर के ऑफिस की तरफ जाने लगती हैं।
इधर अनिका के वहां जाने के बाद वहीं दूसरी तरफ अब रिया कहती है मैंने क्रिस मामू को फोन कर दिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आते ही होंगे। अब उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें नानी माँ के साथ मल्होत्रा हाउस जाना है, वहां पर अब उनका रूम भी तो डेकोरेट करेंगे ना। अब रिया की इस बात पर पिंकी कहती है हम केक का क्या करेंगे रिया। इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है जब क्रिश मामू हमें यहाँ पर लेने के लिए आएंगे ना, तो हम यहाँ से जब मल्होत्रा हाउस जाएंगे तो हम केक रास्ते से खरीद लेंगे, क्योंकि वो क्या है ना कि केक बना तो हम नहीं पाएंगे, इसलिए केक को खरीदना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। अब ये इस बात सुनते ही रिया कहती है हम नानी माँ के साथ जाएंगे ना, तो हम केक कैसे खरीद सकते हैं अलेक्जेंडर। अब उसकी इस बात पर अब आर्यन कहता है अरे चिंता मत करो, वो क्या है ना कि श्वेता मौसी को हम फोन कर देते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अभी कहाँ पर है। अगर वो फार्मेसी में होगी तो वो नानी माँ का केक लेकर आ जाएगी। ये काफी सिंपल भी होगा, इससे नानी माँ को भी हम पर शक नहीं होगा। अब आर्यन की ये बात सुनते ही अब यश ये कहता है वाह आर्यन, इट्स अ गुड आइडिया, ऐसे तो हमारा काम जरूर बन जाएगा। अब चलो उन्हें जल्दी से फोन करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो फार्मेसी से भी पहले घर आ जाए। ये सुनते ही आर्यन अपने फोन से सीधे ही श्वेता को कॉल लगा देता है। इधर कुछ ही देर के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आती है तो आर्यन कहता है हेलो मासी, आप कहाँ पर हो। आर्यन की इस बात पर अब श्वेता कहती है आर्यन वो क्या है ना, मैं तो फार्मेसी में हूँ, तुम बताओ क्या हुआ है, कुछ काम था क्या। श्वेता की इस बात पर अब यहाँ पर इससे पहले आर्यन कुछ कहता तभी स्पीकर से ही अब रिया कहती है मासी आप जब मल्होत्रा हाउस जाओगी ना तो नानी माँ के लिए केक लेकर आइएगा। अब यहाँ पर रिया की इस बात पर श्वेता कहती है हाँ मेरी बार्बी डॉल, केक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर छोड़ दो, मैं ध्यान रखूंगी, मैं ले आऊंगी, डोंट वरी। इधर उसकी ये बात सुनते ही अब रिया कहती है वाओ मासी, यू आर द बेस्ट मासी इन दिस होल वर्ल्ड। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है अच्छा ऐसी बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा बच्चों, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, आप सभी अभी मल्होत्रा हाउस आ जाओ, हम सभी मिलकर ही यहाँ पर एक पजामा पार्टी करेंगे। श्वेता की ये बात सुनते ही अब पिंकी कहती है ये कौन सी पार्टी होती है, अब पजामा पार्टी कौन सी पार्टी होती है। इस बात पर अब श्वेता कहती है पहले आप सभी यहाँ पर आ तो जाओ, फिर बताती हूँ, लव यू बच्चों, बाय। और यहाँ पर उसकी इस बात पर अब सभी बच्चे कहते हैं बाय बाय मासी। और यहाँ श्वेता का फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद ये सभी अभी अपना प्लान करने लगते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ पेरिस से दूर एक गांव में कोई जोर जोर से दरवाजे को नॉक कर रहा था। ये आवाजें सुनते ही तो अब यहाँ पर नताशा कहती है कौन है जो ऐसे नॉक कर रहा है। इस बात पर अभी यहाँ पर अक्षय वर्मा कहता है इट्स ओके आयशा, मैं देखता हूँ। और ये कहते हुए ही अक्षय वर्मा अब जैसे ही दरवाजे के पास आकर उसे खोलता है तो उसके सामने कुछ मास्क मैन खड़े हुए थे। उन्हें देखकर अब अक्षय वर्मा कहता है तुम सभी यहाँ पर कैसे आ गए। इस बात पर अब एक आदमी कहता है लगता है कि तुम्हें तुम्हारी दुनिया का नियम नहीं पता है। अरे हमारी दुनिया में लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन इस दुनिया को कभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बार हमारी दुनिया में आने के बाद यहाँ से वापस जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो तुमने सोच कैसे लिया कि हमारी दुनिया में एंटर करने के बाद तुम ऐसे बिना बताए छोड़कर जा सकते हो। अब उन्हें देखकर अब यहाँ पर अक्षय वर्मा दरवाजे को बाहर से बंद करते हुए ही कहता है तुम्हें मुझसे काम है ना, तो कहो, क्योंकि अक्षय बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यहाँ पर नताशा यानी कि आयशा इन लोगों के बारे में कुछ भी जाने, क्योंकि अब वो यहाँ पर आयशा के साथ काफी खुश था, इसलिए क्योंकि वो जानता था वो अंदर है, इसलिए वो दरवाजे को बाहर से बंद करता है और अब इन लोगों को अपने तरीके से निपटाने की सोचता है। इधर यहाँ पर अक्षय वर्मा की ये बात सुनते ही अब उनमें से एक आदमी कहता है हमारी दुनिया को ज्वाइन करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना इस दुनिया को छोड़ दो, क्योंकि या तो तुम्हें
हम लोगों के साथ काम करना होगा या फिर तुम्हें इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। तुम्हारे पास इन दोनों दो ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक करो। अब उसकी ये बात सुनते ही अब अक्षय वर्मा कहता है, मुझे मुझे तुम्हारी दुनिया में और तुम्हारे उस काम में बिल्कुल भी दोबारा से नहीं जुड़ना है। वो काम मैं हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ। इधर अक्षय की ये बात सुनते ही वो आदमी कहता है, ठीक है तो फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि तुमने मौत को चुना है। लेकिन हाँ, तुमसे पहले, तुम्हें मौत के घाट उतारने से पहले, तुमसे पहले वो औरत मरेगी जो अभी अंदर है, क्योंकि ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अभी तुम्हारे साथ अंदर ही है और जरूर जरूर वो औरत ही रीजन है जिसकी वजह से तुम हमारी दुनिया में वापस नहीं आना चाहते हो। इसलिए पहले हम उस जड़ को ही मिटाएंगे, उसके बाद तुम्हें। और ये कहते हुए वो आदमी अब दरवाजे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि सबसे पहले वो यहाँ पर नताशा को मारना चाहता था और उसके बाद अक्षय वर्मा को।